सकते हैं या विदाउट लॉगिन भी चालान बना सकते हैं। हम यहाँ पर विदाउट लॉगिन चालान बना रहे हैं। कई बार लॉगिन क्रेडेंशियल्स हमारे पास नहीं हो पाते या किसी कारण से नहीं चल पाते, हम इसको विदाउट लॉगिन चालान बना रहे हैं। होम, ई पे टैक्स। अब इस बार से क्या शुरू हो गया है, ये आना शुरू हो गया है कि हमको चालान कौन से एक्ट में बनाने हैं। हमको इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 1961 में बनाना है या इनकम टैक्स एक्ट 2025 में बनाना है। अगर हम कोई भी चालान 31 मार्च 2026 से पहले की डेट का बनाना चाहते हैं, उसके जो हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी जो है 31 मार्च 2026 से पहले की है, तो वो हम जो बनाएंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बनाएंगे। और उसको कैसे बनाया जाता है, क्या किया जाता है, वो सबको पता है, सबको है। और अगर जो हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी 1 अप्रैल 2024 के बाद जनरेट हुई है, तो उसके अंदर हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 को सिलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू, या हम कोई भी पैन नंबर या टैन नंबर डालना है। टैन नंबर देना। जैसे हमने टैन नंबर डाल दिया, पहले इसमें जाएगा मोबाइल नंबर। कोई भी मोबाइल नंबर आप डालेंगे ओटीपी के लिए। मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। ओटीपी आ जाएगा। ये हमारा क्रॉस क्रॉस करके आ गया। यहाँ से हमने चेक करना है, कई बार हम गलत कर देते हैं, कोई एक अक्षर आगे पीछे हो जाता है तो कहीं और बन जाता है। यहाँ से हमने क्रॉस क्रॉस कर आ रहा है, लेकिन हमको अपना नाम पता लग जाएगा कि हमारा नाम क्या है। पैन नंबर, इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई सारे हमारे पास फ़ोन आते हैं जिसके अंदर रहता है कि सर हमारा तो चालान गलत हो गया, एक अक्षर आगे पीछे हो गया, चालान कहीं और हो गया, या उनको भी पता नहीं लगता। चालान बन गया, सब कुछ हो गया, जब हम यहाँ से रिटर्न भरते हैं तो उनको कहते हैं सर आपका चालान जमा नहीं है। वो कहते हैं चालान जमा हो गया, देखो जी हमने आपको चालान भेज देते हैं। पता लगता है कि एक अक्षर का मिस्टेक हो गई, तो चालान किसी का और बन गया और हमारे को नहीं आएगा। और सबसे बड़ी एक और इस तरह में दिया है कि अगर कोई चालान मैच रह जाता है तो उससे जो जिसका आपने पैसा काटा उसको वो नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। डिडक्टर की डिमांड भी खड़ी हो जाएगी और डिडक्टी को उसे क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। अब फिर क्या होगा कि हम भागते हैं कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन वहां दिक्कत कहाँ आती है कि हर चीज में समय लगता है और उसको क्रेडिट नहीं मिल पाता डिडक्टी को। वो परेशान करता है, कंप्लेंट करता है। तो आगे हम इसको चेक करके इसको आगे कंटिन्यू। हमारे पास ये 3 चीज आ गई। सबसे पहले सिलेक्ट करना है हमने, अभी क्योंकि 26-27 पहला ही साल चल रहा है, इसलिए सिर्फ एक ही है, यही सिलेक्ट होने में आएगा। इससे पहले मैं एक चीज छोटी सी और बताता हूँ। जो हमारा इस बार का इनकम टैक्स के अंदर इसको 3 हिस्सों में बांट दिया। सिर्फ पूरे टीडीएस को 3 सेक्शन से बांट दिया। एक आ गया टीडीएस ऑन सैलरी, सेक्शन 392, टीडीएस ऑन अदर देन सैलरी 393। जो भी चीज होगी 393 से ही शुरू होगी, अदर देन सैलरी। और टीसीएस 394। सिर्फ 3 हिस्सों में बांट दिया। तो ये क्या आ गया, सेक्शन प्रोसीड।
अब यहाँ फिर आ गया कि हम कंपनी डायरेक्टरी हैं अदर देन कंपनीज हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज नहीं हैं, तो हम यहाँ सारा अदर देन कंपनी डायरेक्टरी और रेजिडेंस इसे करेंगे आगे। कंटिन्यू। डिस्क्रिप्शन। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि अब सेक्शन कोड कौन सा सिलेक्ट करें हम, यहाँ सबसे बड़ी आ जाती है। तो मैंने आपके लिए कुछ सेक्शन कोड्स सिलेक्ट करके लाया हूं मैं। जैसे सबसे पहले सेक्शन है हमारा 1992 पेमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अदर देन द यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ये को कैटेगरी देखनी है कि कौन सी है। इसको सेक्शन 1992 को तीन हिस्सों में बांटा है। पहले हम सारा का सारा जितना भी था टैक्स हम किसी भी दो सेक्शन लेवल में डालते हैं, हमको तीन सेक्शन से बांट दिया। तो पेमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अदर देन यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है। और तीसरा पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस। एक्यूमुलेटेड बैलेंस के अंदर कई चीजें आती है, जैसे हमारा जीपीएफ फंड आ जाता है, और कोई एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो हमारे पास रुका हुआ है। कंपनीज के अंदर पीएफ आ जाता है कि अगर 3 साल से पहले पर्सन नौकरी छोड़ता है और उसका पीएफ विड्रॉ करता है तो उसके ऊपर टैक्स, वो टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसे कोई भी एक्यूमुलेटेड फंड अगर आपको पे कर रहे हैं जो टैक्सेबल हैं, तो वो सेक्शन 392(7) में जाएगा। तो हम यहाँ पर अपनी उसके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे कि पेमेंट टू, हम अगर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आ रहे हैं तो पेमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अदर देन यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और पेमेंट टू एम्प्लॉइज अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। हमने मान लो सिलेक्ट कर लिया पेमेंट टू एम्प्लॉइज अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो अब पहले यहाँ लिखा आता था 192A 192B, उसकी जगह हमारे पास ये चीज लिखी जाएगी। टैक्स मान लीजिए 100 रुपये टैक्स किया ऐड, इंटरेस्ट कोई है, लेट फील है, कोई फाइलिंग है, कुछ है, कंटिन्यू। कंटिन्यू। और हमने चलान मान लो आरटीजीएस का बनाना है, आरटीजीएस कलेक्ट की, कंटिन्यू। ये हमारा चलान बन गया। चलान बनाना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि हम सेक्शन कोड क्या सिलेक्ट करें। तो मैं एक बार दोबारा से चलान बनवाता हूँ आपका। इस चलान बनाने में अगर कहीं दिक्कत आ रही है, कुछ आ रही है, तो मेरे को बताइए सर। सर ये इसमें ये जो सर हम सेक्शन जो असेसमेंट ईयर 26-27 ही दिखा रहा है सर। हाँ, इसका जी सर, टैक्स ईयर हो गया, असेसमेंट ईयर खत्म हो गया, टैक्स ईयर हो गया। अच्छा टैक्स ईयर ही हो गया सर। टैक्स तो ईयर, जैसे हमारा केंद्रीय विद्यालय थी 1002 में ही आएगा सर ये, हाँ 392 का 1002 में। हाँ जी। और सर ये जो फर्म का है, जो हम फर्मों का टीडीएस जमा कराते हैं, वो कौन से कोड में आएगा? नहीं, मैंने अभी चलान बताना है, अभी मैं कोड आपको अलग आगे डिस्कस करता हूँ। पहले तो मैं चलान बनाना है, क्योंकि मेरे पास सारे कोड आ रहे हैं, दो क्वेश्चन आंसर आते हैं इससे। सर सर नंबर 94 उस सेक्शन कौन सा होगा सर, बता दीजिए प्लीज। अच्छा और दूसरा क्वेश्चन सर, मैं चलान बना रहा था, चलान समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारे गलतियां कहाँ हो रही है कि हमको कभी 1961 सेलेक्ट कर लेते हैं जल्दबाजी में, और कभी 2025 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसमें 2 एक्ट में आ रहा है सर, वो 2 एक्ट में आ रहा है। तो अब जो 31 मार्च 2026 से पहले की टैक्स लायबिलिटी है, अच्छा वो 1961 में जाएगी, और 1 अप्रैल 2026 के बाद की जो टैक्स लायबिलिटी है, जी सर, वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में जाएगी। ठीक। हाँ जी। और कोई कुछ पूछना चाहता है? सर अपना ये जो बिजली बोर्ड का है, इसके अंदर ये कौन सा सेक्शन आएगा, 1002 या 1001? नहीं, यूनियन गवर्नमेंट तो है ही नहीं हमारे, अदर देन गवर्नमेंट अप्लाइज आ जाएगा, 1002। 1002 आ जाएगा। इसका कारण ये है कि जब भी अब हम ये लिमिटेड कंपनी बन चुकी है, जब भी हम इनकम टैक्स में बात करते हैं या हम बात करते हैं, वो कहते हैं जी ये कंपनी है, जी गवर्नमेंट नहीं है। जो HSCB के टाइम के अपॉइंटी हैं,
आज भी कुछ लोग हैं जो HSCB के अंदर जब ये कंपनीज बनी थी 1998 में, 1998 में कंपनीज बनी थी, उससे पहले के जो एम्प्लॉइज हैं HSCB के टाइम के, वो तो आज भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय काउंट होंगे। तो उनके टैक्स का क्या रहेगा, अलग रहेगा सर कुछ ऐसा? हाँ जी, उनके लिए फिर सेक्शन क्या 101 अलग से बनाना है फिर उनका? नहीं सेक्शन किसी में डाल दीजिए, इसी में डाल दीजिए। मतलब अगर वो रिटायरमेंट एमोल्यूमेंट्स और हर चीज़ के लिए जब हम करते हैं, तो वो जो भी 1998 से पहले के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको गवर्नमेंट के ट्रीट किए जाएंगे, उसके बाद नॉन गवर्नमेंट ट्रीट किए जाएंगे सारे एम्प्लॉयज़। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है और हर चीज़ का आ चुका है ये ऑर्डर। ये इसके कंपनी के 99% शेयर गवर्नमेंट के पास हैं, लेकिन फिर भी एक प्राइवेट कंपनी है, HVPN भी, UHV भी। हम एक चलान और बनाता हूँ सर। जो हमने चलान बनाए ना, 3 चलान बनाए हैं सैलरी के। हाँ जी, वो हमने 1001 में किया सर, पहले वाले में किया उनको। ऐसा कोई बात नहीं। जब हम रिटर्न भरेंगे तो उसके हाँ जी। अंदर हम दोबारा सेक्शन, हमारे पास ऑप्शंस होती हैं जहाँ पर क्या है कि हम इसका सेक्शन चेंज कर सकते हैं। फाइनेंशियली हम चेंज कर रहे हैं, अब हमारा 2000 को नहीं है, वो चेंज नहीं हो रहा है प्रॉपर, हो सकता है वो बाद में ठीक हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम सेक्शन कोड हैं तो हमारे पास होते हैं, हम सेक्शन कोड को चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, वैसे ठीक है, 2025 में डाला वो ठीक है। बस ये 1 की बजाय 2 में मतलब 2 की बजाय 1 में डाल दिया है इसको। हाँ जी, हाँ। लेकिन आप तो एक में डाल सकते हैं ना, तो आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय काउंट होंगे। हाँ जी, हाँ जी, आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय काउंट होंगे, कोई बोर्ड है लेकिन अभी गवर्नमेंट का है, वो प्राइवेट बोर्ड नहीं बना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं एक चलान और बनाता हूँ अभी आपके लिए ना, उसके अंदर हम सारे सेक्शन कोड पढ़ लेंगे सीरियल से। हम फिर दोबारा वहीं गए, इनकम टैक्स एक्ट 2025 हमने सेलेक्ट किया। हमने 10 नंबर डाला, हम बाहर से चालान बना रहे हैं बिना किसी उसके, मतलब ये उसके बाद ये हम अपना जरूर चेक कर लें। चल रहे हैं। ठीक हो, 841 यार, कहीं OTP गलत हो गया या मैं दोबारा डालता हूँ। यहाँ से हम फिर रिक्वेस्ट है आप लोगों सभी से कि यहाँ जब भी करें हम पैन नंबर जल्दी ना करें, पैन नंबर और नाम पर्टिकुलर चेक करें। फिर वही टैक्स ईयर, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ पहला साल चल रहा है इसलिए 1 दिखा रहा है, जब अगला साल चल जाएगा यहाँ 2 दिखाना शुरू कर देगा, तीसरे साल में फिर 3 दिखाने शुरू कर देगा। प्रोसीड। अदर देन कंपनीज, रेंट, रेजिडेंट, कंटिन्यू। तो हम यहाँ से 1 बाय 1 सेक्शन है, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन में मैं आपके लिए कुछ पर्टिकुलर जो यूज हो रहे हैं हमारे डेली रूटीन में, सिर्फ वही सेक्शन निकाल लिए हैं मैंने।
ये तो हमको पता लगेगा 392 का। उसके बाद हमारे पास सेक्शन आता है कमीशन ब्रोकरेज का। ये मैं अपने हिसाब से शुरू करता हूँ। ये हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन पहले सेक्शन हुआ करता है 194D। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो कमीशन दिया जाता है, सेक्शन 194D कमीशन और ब्रोकरेज ऑन इंश्योरेंस कमीशन, ये उसके लिए यूज होगा। कमीशन ब्रोकरेज कर रहे हैं, हमारे पास अलग अलग सेक्शन है कमीशन ब्रोकरेज के, लेकिन जो 1005 नंबर है वो उसके यूज होगा जो इंश्योरेंस कमीशन के लिए यूज कर रहे हैं। 194D के अगेंस्ट ये इशू होगा। और सिंपल जो कमीशन या ब्रोकरेज हम सिंपल दे रहे हैं अदर देन इंश्योरेंस कमीशन, उसके लिए हमारे पास यूज होगा 1006। एक 1005 के लिए हमारे पास थ्रेशोल्ड लिमिट है 20,000। अगर 20,000 से ऊपर अगर हमारे पास कमीशन दे रहे हैं तो वो टैक्स काटना कंपलसरी है। लेकिन अब इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है। सॉरी, अगर ये हम किसी इंडिविजुअल पर्सन को दे रहे हैं तो ये 2% कटेगा। अगर हम अदर देन इंडिविजुअल दे रहे हैं, इंडिविजुअल किसी कंपनी को किसी फर्म को दे रहे हैं तो ये 10% कटेगा। यहाँ ये चीज चेंज हो गई है। पहले सारे 2% हुआ करता था, अब ये चीज चेंज होकर 2% और 10% हो गई है। लेकिन जब हम किसी अनदर को कमीशन दे रहे हैं, कमीशन ब्रोकरेज किसी अदर को दे रहे हैं अदर देन इंश्योरेंस कमीशन, तो ये 2% की रहेगा और उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है हमारी 20,000 ही है। 194IA पहले हमारे पास है 194IA, जिसके अंदर से हम रेंट ऑन मशीनरी, अगर हम कोई मशीनरी जनरेटर रेंट या कोई भी और चीज ले रहे हैं, रेंट पे लेते हैं मशीनरी, कोई प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे लेते हैं, कोई जनरेटर रेंट पे लेते हैं, तो यहाँ हम 2% उसका टैक्स काटेंगे। हम कोई गाड़ी भी रेंट पे लेते हैं 2% वो काटेंगे हम इसका। इसके लिए नया टेबल आ गई है 1008 नंबर। लेकिन इसके अंदर एक वर्ड कर दिया रेंट ऑन मशीनरी सेक्टर स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन के आपको अगर हम दे रहे हैं तो वो इस सेक्शन में आएगा और इसकी जो लिमिट है वो 50,000 पर मंथ है थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर 50,000 पर मंथ से ऊपर अगर हम इसको पे कर रहे हैं तो हमको टैक्स काटना कंपलसरी है, अदरवाइज हमको टैक्स काटना कंपलसरी नहीं है। दूसरा सेक्शन था हमारे पास सेक्शन 194IB, रेंट अदर देन मशीनरी सेक्टर स्पेसिफाइड पर्सन। रेंट ऑन मशीनरी स्पेसिफाइड पर्सन, रेंट अदर देन मशीनरी है हमारे पास। ये आ गया रेंट अदर देन मशीनरी। पहला मशीनरी रेंट पे था, अदर देन मशीनरी पे आ गया। मशीनरी के अलावा हम किसी चीज का कोई रेंट ले रहे हैं तो इसके लिए हमारा टैक्स रेट है 10% है। इसकी भी वही लिमिट है कि 50,000 रुपये पर मंथ इसकी हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर इससे ऊपर दे रहे हैं तो उसके अंदर था जो रेंट और मशीनरी था उस पर 2% है, रेंट और अदर देन मशीनरी जो है उस पर 10% है। कोई भी हम किराया आ रहा है मशीनरी के अलावा। उसके बाद में सेक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अपने जो हमारे रोज के यूज हैं मैं उसके लिए सेक्शन ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ जो मुझे एक ये हमारा सेक्शन है सेक्शन 194A, यानी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट अदर देन द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगर हम किसी को भी कोई भी ब्याज दे रहे हैं, हमारे फॉर्म्स हैं कुछ भी हैं, उसके अंदर हमको जो ब्याज देना होता है, या हमारे कई बार कोई कंपनसेशन है उसके ऊपर ब्याज देना है, कोई हम लेट पेमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर ब्याज देना है, तो वो सारा का सारा 194A के अंदर था, वो अब हमारी हो गई है 1020।
टेबल तो हमारी वही होगी 399, जो सेक्शन कोड तो हो गया 393, टेबल सीरियल नंबर होगा 5/2 और कोड हो गया 1020। इसके अंदर हमारे पास जैसे हमारे बैंकों से भी ब्याज कटता है, बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी इसी के अंदर आता है सेक्शन 194A के अंदर। तो इसके ऊपर जो इनकम टैक्स काटना है, वो टीडीएस काटना है, वो 10% के हिसाब से होगा और इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से ऊपर अगर आप उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ये 10% काटना है। हाँ, ये है सीनियर सिटीजन के लिए, सॉरी, ये है एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट डिडक्टिव पे इज ए सीनियर सिटीजन। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपए 1020 के अंदर, और अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो 1021 के अंदर उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट रह जाएगी 50,000 रुपए। और एनी इनकम बीइंग इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, और ब्याज दे रहे हैं किसी और चीज का तो भी 10% टैक्स कटेगा, लेकिन उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट घट के रह जाएगी 10,000 रुपए 1022 में। अब हमारा सबसे बड़ा सेक्शन जो है 194C, जिसमें हम सभी जो बैठे हैं 194C के अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं उनका टैक्स काटते हैं। इसको भी 2 हिस्सों में बांट दिया है। अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो हमने इसका जो टैक्स काटना है 1% और इसके अलावा 2%, और हमारी इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट होगी 30,000 रुपए। मतलब अगर आपका सिंगल पेमेंट जो है 30,000 रुपए की है तो भी टैक्स काटना कंपलसरी है, लेकिन अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बैठ करके टैक्स काट रहे हैं तो हमारे पूरे साल की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से ऊपर अगर हम पे करते हैं साल का, चाहे 100 रुपए करके पे कर रहे हैं तो हमको टैक्स काटना नहीं है। लेकिन अगर उसका कोई बिल 30,000 आ जाता है तो भी हमको टैक्स काटना जरूरी है, वहां में 1 लाख की लिमिट नहीं देखी जाएगी। पूरे साल में एक पर्सन ने एक ही बिल दिया लेकिन वो 30,000 रुपए का बिल दे दिया तो टैक्स काटना जरूरी है। अगर वो छोटे छोटे बिल कर रहा है, चाहे वो 500 1000 रुपए के बिल कर रहा है, तो हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट देखी जाएगी 1 लाख रुपए। अगर कोई पर्सन एचयूएफ इंडिविजुअल के अलावा है तो वो उसका जो टैक्स कटेगा वो 2% टैक्स कटेगा और उसके लिए भी लिमिट वही रहेगी। लेकिन हमारा यहाँ सेक्शन कोड चेंज हो गया, यहाँ को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा कि जो इंडिविजुअल है उसके लिए 1023 में डालना पड़ेगा और जो अदर देन इंडिविजुअल है उसको 1024 में डालना पड़ेगा। 393 सेक्शन 1023। हाँ, अगर वो इंडिविजुअल है या एचयूएफ है तो 1023 में, अगर कोई फर्म है तो 1024 में। एक हमारा सेक्शन है, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। एक सेक्शन है हमारा ये, जैसे हमारी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज पे पिछले 2 साल पहले कंपलसरी कर दिया गया था कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की मैच्योरिटी के ऊपर टैक्स लगेगा। अगर लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी के ऊपर जो है 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट आ रहा है तो उसके ऊपर 2% टैक्स कटेगा। इसका सेक्शन था 194DA, जो अब चेंज होकर टेबल नंबर आ गया 1030 में। और एक हमारा पास सेक्शन जो सबसे ज़्यादा यूज होता है 194Q, कि अगर हम किसी को भी साल में 50 लाख से ऊपर की पेमेंट देते हैं तो इस सेक्शन के अंदर टैक्स काटना कंपलसरी, चाहे किसी सेक्शन में टैक्स में आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ पेमेंट का है, यहाँ नहीं है कि क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, क्या हमने सप्लाई की है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि हम जो टैक्स काटते हैं सर्विसेज पे काटते हैं, सप्लाई पे टीडीएस नहीं काटते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पेमेंट के ऊपर है। अगर हम किसी पर्सन को साल के अंदर कोई जीएसटी का इशू नहीं है, कोई किसी चीज़ का इशू नहीं है, वहाँ पेमेंट का टोटल देखा जाएगा। अगर उसको पेमेंट हम 50 लाख से ऊपर कर रहे हैं, साल के अंदर 50 लाख तक कर रहे हैं तो टैक्स नहीं काटना। पूरे साल की लिमिट आई है, 50 लाख एक हो जाएगा, 50 लाख 1 रुपये हो जाता है तो 1 रुपये पे टैक्स काटना है। पहले 50,000 के ऊपर टैक्स नहीं, पहले 50 लाख के ऊपर टैक्स नहीं काटना।
सर ये जो हमारा हेलो हाँ जी, सर, हमारा जो 94C का जो टैक्स कटता था, अब वो किस हेड में जाएगा सर? 194C हाँ जी, 194C के अंदर दो चीज कर दिया। 194C के 1023 नंबर, 2023 सर। एक 194 दो बांट दिया। अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1023, अगर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1024, 1024। और 1023 के अंदर 1% टैक्स कटेगा, 1024 के अंदर 2% टैक्स कटेगा। अगर दो काट भी ले तो कोई दिक्कत तो नहीं सर? देखो 1023 में दो काट रहे हैं, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हायर रेट पे काट रहे हैं, लेकिन हायर रेट पे क्यों काट रहे हैं? हमारे पास यही बात आएगी ना यार, इनको शायद नॉलेज ही नहीं है। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इस चीज को ठीक काटें, ताकि सामने वाला कोई आके ये ना कह सके यार आपको काम करना नहीं आता, अब पता नहीं है रूल का। ठीक है। सर एक ये जो हमारा 6CE वाला स्क्रैप जाता था सर, जो TCS ऑन स्क्रैप, वो भी आगे आएगा, वो आगे आएगा। हाँ मतलब अभी हम 393 पे चल रहे हैं, पूरे इसको तीन हिस्सों में बांट दिया, 392, 393, 394। ठीक है सर। 392 है सैलरी के लिए, 393 है अदर देन सैलरी के लिए, और 394 है TCS के लिए। ठीक है सर। तो हम अभी 194 क्यों की बात कर रहे थे? ठीक है सर। वन 194 क्यों आ गया हमारा 31, मतलब ये 194 क्यों क्लियर हुआ? ये अगर साल में 50,000 तक की लिमिट है, 50 लाख 50 लाख, तो अगर 50,000 तक 1 रुपया होगा तो टैक्स काटना है। इससे हमने कोई कंसीडर नहीं है कि वो 1 रुपया मतलब वो क्या चीज कर रहा है, हमने सिर्फ पेमेंट से मतलब, अगर हम पेमेंट दे रहे हैं उसको, जैसे क्या होता है कि हमारा उसके ऊपर टैक्स कटता है, सर्विसेज के ऊपर टैक्स कटता है, सप्लाई के ऊपर टैक्स नहीं कटता। जब हम इनकम टैक्स भी काटते हैं तो हम दो चीज़ देखते हैं, अगर हमारे पास वो प्रोपोर्शन अलग अलग है कि सप्लाई का पार्ट अलग है, इरेक्शन का पार्ट अलग है, तो हम इरेक्शन पे टैक्स काटेंगे, सप्लाई पे टैक्स नहीं काटेंगे इनकम टैक्स। लेकिन यहाँ इस सेक्शन के अंदर कोई मतलब नहीं है सप्लाई कितना है। और अच्छा दूसरा क्या, नॉर्मल टैक्स में हम ये देखते हैं कि विदाउट GST टैक्स काटते हैं। उसने 1 लाख रुपए का बिल दिया, 18,000 रुपये GST लगाया, टोटल बिल दिया 1,18,000 का। हम जो GST काटेंगे, और सॉरी इनकम टैक्स काटेंगे, वो 1 लाख रुपए के ऊपर काटेंगे, GST पार्ट पे टैक्स नहीं काटते। लेकिन इस सेक्शन में कोई मतलब नहीं है इनकम टैक्स का किसी भी चीज़ का। या तो कहते हैं पेमेंट कितनी दी है आपको, अगर पेमेंट 50 लाख 1 रुपया दी तो पहले 50 लाख पे कोई टैक्स नहीं काट रहा। ये नहीं है कि 50 लाख पे भी काट लेना, 50 लाख पे कोई टैक्स नहीं काटना, 1 रुपये पे सर वो सेल ओरिजिनल का इशू है, इसमें उनके ऊपर ऐसे कटेगा फिर ये। हाँ जी, इसका मैं समझा नहीं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, हाँ हाँ, वो भी जैसे 50 लाख से ऊपर की जाती है तो वो टैक्स काट रहे हैं, पहले 50 तक नहीं काटना। नहीं अगर वो दोनों प्राइवेट हैं, स्टील काटना अथॉरिटी पड़ेगा, ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज के नाम से आता है लेटर। PSU टू PSU टैक्स की लिमिट्स हैं कुछ, लेकिन उसको फिर अलग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। हाँ जी, तो 194 क्यू में के अंदर कुछ और चीज पूछना चाहते हैं, क्योंकि 194 हमने बहुत जगह नोट किया कि 194 क्यू के ऊपर आप TDS काट ही रहे सेक्शन 194 क्यू में। एक हमारे पास सेक्शन और आ जाता है, सेक्शन 194N। सेक्शन 194N में क्या है कि ये बैंक से पैसे निकलवाने के लिए सेक्शन यूज होता है, ये टैक्स कटता है। ये हमारे पास वैसे भी बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं कि सर वो मैं बैंक से कितने पैसे निकलवाऊं, क्या करूं। इस सेक्शन के अंदर बैंक पैसे बैंक या कोई पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी या कहीं से भी पैसा निकाल रहे हैं तो उसके अंदर एक थ्रेशोल्ड लिमिट है। कुछ केसेस में 10 लाख है, 1 करोड़ है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकालते हैं बैंक कैश,
तो 194N के अंदर टैक्स कटता था, जो 194N को अब इसको 1064 में कन्वर्ट कर दिया गया, टेबल नंबर 1064। और एक अभी पिछले साल से ही नया रूल लागू हुआ है कि जो भी हम पार्टनरशिप फॉर्म्स के अंदर पार्टनर्स को कोई भी सैलरी देते हैं, कोई इंटरेस्ट देते हैं, कोई और मॉल्यूमेंट्स देते हैं, कोई बेनिफिट्स देते हैं, तो उनको उनका टैक्स कटेगा 10% के हिसाब से। साल का 20,000 रुपये से ऊपर करते हैं तो पहले वो सेक्शन था 194T, अब वो चेंज हो गई है टेबल 1067। 1067 एनी सम नेचर सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट, हम पार्टनर को कुछ भी पे कर रहे हैं साल में 20,000 रुपये से ऊपर, तो इस सेक्शन के अंदर टैक्स काटना कंपलसरी है। तो ये हमारा यहाँ तक सेक्शन हमारा खत्म हो जाता है 393 टीडीएस ऑन अदर देन सैलरी। तो इसके अंदर अगर कोई पूछना चाहता है तो बताइए। आराम से 194N के अंदर सर रेट क्या है अब? हाँ जी 194N जो 1064 हो गया अब। हाँ जी 10 लाख से ऊपर अगर निकलवाते हैं तो क्या रेट टीडीएस के चार्जेस हैं? 2%। ठीक है 2% इनकम टैक्स काटेगा बैंक। हमारा अगला सेक्शन आ जाता है सेक्शन 394 टीसीएस का। इसमें कई सारे सेक्शंस हैं जो हमारे से रिलेटेड नहीं हैं। हमारा ये रिलेट आ जाता है सेल ऑफ स्क्रैप। पहले सेल ऑफ स्क्रैप का पहले हमारा सेक्शन था 206 CE जो हमारा सेक्शन था, अभी चेंज होकर टेबल आ गई 1073 और सेल ऑफ स्क्रैप पर 2% टैक्स कटेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो है बहुत सारी नई चीज़ें भी ऐड हो गई हैं, लेकिन वो हमसे रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम उसको चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। तो टीसीएस के अंदर बहुत सारी चीज़ें ले आए, जैसे गाड़ी ले आए, कुछ ले आए, बहुत सारी चीज़ें टीसीएस के अंदर ले आए। और एक चीज़ और है कि एक हमारा सेक्शन पहले जब हम काटा करते थे कि 194 के बजाय सेक्शन 206C के अंदर काटा करते थे हम टैक्स, जो हम पेमेंट कलेक्ट कर रहे थे तो बिजली के बिलों पे या किसी चीज़ पे। वो सेक्शन, वो कोड हमारा 1 अप्रैल 2025 से ख़त्म हो गया था, लेकिन कुछ लोग अभी भी टैक्स काट रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो टैक्स काटना बंद करें। वो जो सेक्शन है वो 1 अप्रैल 2025 से वो हो गया था, बंद हो गया था। तो ये हमारा चालान किस तरह बनाया जाए और हमारी नई टेबल क्या है, यहां से हमारे दो चीजें हैं। अगर इसके अंदर से कोई पूछना चाहता है तो बताइए। सर जैसे हमारे यहाँ से आपके पास जो लिस्ट आती है जिसमें फर्म्स का 1% भी कटा हुआ है और 2% भी कटा हुआ है जी। हाँ ठीक है सर, तो वो मतलब हम पहले 94C में आ जाता था जी। दोनों 94C में कर देते थे, अब यह है कि आपको अलग अलग बनानी पड़ेगी। अच्छा जी, लिस्ट अलग बनानी पड़ेगी, 1% का किसका काटा, 2% का किसका काटा। दोनों लिस्टें अलग अलग बनेंगी जी। हाँ, और दोनों के अलग अलग चलान बनेंगे। ठीक है सर। हाँ जी, तो वो उनको चलान को हम वही 1000 उसमें 23 में और दूसरा किस में बताया सर आपने? मैंने बताया 1 मिनट रुको है 1024 1023 1023 1024 1023 में 1% वाले आएंगे जी। हाँ, और 1024 में 2% वाले। 2% वाले आएंगे। हाँ जी। तो ये सर ये अभी अप्रैल ऑनवर्ड्स है ना जी?
हाँ, 1 अप्रैल 2026 के बाद जो टैक्स लायबिलिटी खड़ी हुई है। और जो टीसीएस ऑन स्क्रैप है वो आपने बता दिया, सेल ऑफ स्क्रैप 2% 394 वाला। हाँ जी, ये टेबल आ जाएगी हमारी। सर ये आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिविजुअल हाँ हाँ, बस ऐसे ना लेकिन इसका एक टैक्स काट रहे हैं, उसको अलग अलग कर लीजिए, उसका टोटल कर लीजिए, उसके बाद एक जिसका 2% टैक्स काट रहे हैं अलग कर लीजिए। 2% ही काट रहे थे सर हमारे, जैसे लैब टेस्टिंग है या अपना लैब टेस्टिंग तो कंपनी को दे रहे हैं ना, वो तो 2% में आएगा ही आएगा। जी जी हाँ जी, ठीक है। और इसमें कुछ पूछना चाहते हो तो बताइए। तो फिर सेशन खत्म करें फिर इसका, अगर कोई और चीज नहीं है तो। सर कुछ सवाल थे एक दो ये सर। हाँ बताइए। सर एक तो ये था सर, जैसे डिपार्टमेंट ने जो सैलरी काटी है कर्मचारियों की 1 डे सैलरी काटी और उसको उधर डोनेशन में दिया पंजाब गवर्नमेंट को, हिमाचल गवर्नमेंट को, हाँ जी। तो एम्प्लॉय की तो सैलरी चली गई ना सर वो 1 दिन की। हाँ, तो क्या वो उसकी सैलरी से लेस होएगी सर? नहीं, वो आपने अपनी वॉलेंट्री 194 सॉरी डोनेशन दिया आपने। नहीं सर, एक तरह से अगर उसको देखा जाए तो डिपार्टमेंट ने किसी की 1 दिन की सैलरी काटी है, तो नहीं एम्प्लॉय की तो देखो, सैलरी गई सर। नहीं डिपार्टमेंट नहीं काटी, होता क्या है कि ये जो डिपार्टमेंट कर रहा है वो अनऑफिशियली कर रहा है। ऑफिशियली जो है ऑन पेपर्स वो है कि आपने सबने अपनी कंसेंट दी कि मेरी हम 1 दिन की तनख्वाह डोनेट करने के लिए रेडी हैं। नहीं सर देखो, एम्प्लॉय को तो 29 दिन की सैलरी मिली ना सर। ऑफिशियली पेपर्स को आपकी वॉलंटरी वो है, वॉलंटरी डोनेशन है ये। तो ऑफ पेपर्स के अंदर क्या आएगा कि ठीक है जी वहीं से काट लो, वहां से क्या किया 100 लोगों ने इकट्ठे हुए जी हम देने हैं सबकी 1-1 दिन की तनख्वाह काट लो, ये यूनियन ने कहा कि सबकी 1-1 दिन की तनख्वाह काट लो। हाँ जी, और जब यूनियन के साथ कोई चीज हो गई तो इसका मतलब है, यूनियन का मतलब क्या है कि वो आपकी सारे एम्प्लॉइज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उन्होंने कह दिया वो चीज हो गई, हाँ जी। आपके लिए भी तो वो होगी, एप्लीकेबल हो तो गई। क्या उस महीने की जो सैलरी है, ग्रोस सैलरी, वो कम नहीं हो जाएगी सर? नहीं नहीं, आप डोनेशन दे रहे हैं। पुराना सेक्शन 80 जी के अंदर वो डोनेशन है, तो पुरानी स्कीम के अंदर तो वो आज भी उसकी रेट में मिलती अच्छा 80 जी, में, लेकिन नई रिजीम के अंदर कोई भी रिबेट नहीं है। अच्छा जी, चलो ये क्लियर कर दिया सर। एक ये जो एलटीसी, एक तो कैश मिलती है सर 10 दिन की सैलरी, 10 हाँ दिन की सैलरी, एक मिलती है घूमने जाते हैं, हाँ, घूमने जाते हैं जो किराया पे करते हैं वो उनको वापस मिलता है, मतलब रिम्बर्समेंट, क्लेम करते रिम्बर्समेंट हाँ। हैं, रीइंबर्समेंट है। तो सर क्या वो टैक्स में आएगी सर? ऐसा है, ये नई रिजीम के अंदर ना कुछ चीजें चेंज हुई हैं अभी 1 अप्रैल से। तो क्या होगा सर उसका जो वो कोई बात टैक्स नहीं, जो? नेक्स्ट उसके अंदर जो भी है डिस्कस कर लेंगे। आप कोई भी ऐसे पॉइंट्स हमारे को भेज देना, नेक्स्ट उसके अंदर हफ्ते नेक्स्ट वीक फिर करेंगे एक वेबिनार, तो उसके अंदर वो चीजें कवर अप कर लेंगे। अच्छा सर, एक पॉइंट और सर, एक मार्जिन टैक्स होता है सर, हाँ, मार्जिनल मार्जिन टैक्स। सपोज करो ये क्या कहते हैं, मार्जिनल रिलीफ। मान लो सपोज करो किसी की 10,000 इनकम ज्यादा जा रही है 1275 से, हाँ हाँ, तो उसके ऊपर टैक्स माना जाएगा, तो 10,000 पे टैक्स दे दो, या जो बढ़ता है 50,000 55,000, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या वो हम फार्म 16 के अंदर शो करेंगे उस चीज को, मार्जिनल टैक्स को? नेक्स्ट ईयर से वो आप शो कर सकते हैं फार्म 16 के अंदर भी। तो फार्म 16 में दिखा सकते हैं ना इसको, मार्जिनल टैक्स को? हाँ, मार्जिनल रिलीफ को फार्म 16 में दिखाएंगे। जो हम फार्म 16 इशू करेंगे एम्प्लॉय को, हाँ तो हाँ उसके अंदर शो करेंगे ना इस चीज को? हाँ, बिल्कुल शो करेंगे। क्लियर है? हाँ हाँ, क्योंकि अब सपोज करो किसी का 60,000 बनता है और उधर बनता है सर उसका 15,000 पे टैक्स, 15,000 प्लस हाँ, सेस, तो वो 15,000 पे टैक्स कटा सकता है ना अपना? मार्जिनल रिलीफ है वो इस चीज के ऊपर है
कि आईटीओ के ऊपर निर्भर है, वो सेक्शन 87 ए जाके सेक्शन है उधर जाएगा। पर अगर आईटीओ की विशेष पावर है, क्या वो उसको अलाउ होता है, नहीं करता है। वीडियो के पास पावर नहीं वीडियो के पास भी पावर है कि उसको हाँ अलाउ जी। करता है, नहीं करता है। और वीडियो के बाद जो हमारे पास इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, हाँ जी। ऑफिसर्स हैं, उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि वो उसके अंदर देना या दे। तो 87 ए में डलेगा मार्जिनल रिलीफ। अच्छा जी। हाँ, हेलो, तो मतलब हम फार्म 16 में दिखा सकते हैं ये चीजों को, हाँ, दिखा सकते हैं। हाँ जी, और एलटीसी के बारे में आपने बताया है कि भाई ये चीज नहीं होगी, और वनडे सैलरी के बारे में आपने बताया ये ऑप्शनल है उसका, अगर ओल्ड रिजीम लेते तो 80G के अंदर आता वो। हाँ, एटीजी के अंदर वेट ले सकते हैं ओल्ड रिजीम में। अच्छा, इसके अलावा और कोई रिबेट है सर जो न्यू में हो? नहीं, वो फिर ऐसा है, वो टॉपिक बहुत बड़ा है। एम्प्लॉयर शेयर को छोड़ के सर, एम्प्लॉयर शेयर हाँ, एक हमारा और है अग्निवीर स्कीम में। वो तो एक चीज होगी सर, वो तो हाँ, उसके अग्निवीर अलावा पे कोई तो रिबेट कितने नहीं पैसे डाल। अग्निवीर स्कीम की रिबेट हो गई। और एक एम्प्लॉयर शेयर हो गया सर 14% है जो। 14% एम्प्लॉयर शेयर और एक अग्निवीर स्कीम। अच्छा, अलावा तो कोई सर इसको दिखाए ना, मार्जिन टैक्स को दिखा के फार्म 16 इशू करवा देना उसका, हाँ, हाँ, तो दिखा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर सर? ठीक है सर, बस और कुछ सवाल? बस यही सवाल थे सर जो टैक्स की लिमिट कितने तक बढ़ जाए। ये तो वो है जो भी मतलब आपका टैक्स कौन सा बनता है, आपको क्या चाहिए। हाँ जी, हेलो, ठीक है सर, मेरी क्यूरी पूरी हो जाती है सर और इससे। किसी की कोई क्वेरी हो? हेलो, हाँ जी बस सर। यही होगा सर, थैंक यू सर। हेलो हेलो, हाँ जी सर, बताइए। सर, सतपाल गुलकोट से। हाँ जी सर। सर, ये जो अभी आपने बताया अभी ये 1023 में 1% हाँ जी। और 24 में 2%, हाँ, हाँ। तो ये चेक एक ही कटेगा कि अलग अलग चेक काट? नहीं, ये बैंक के ऊपर निर्भर है। अच्छा, हाँ, क्योंकि जब 2 चालान बनेंगे तो बैंक उसको एक चालान में काउंट करता है, नहीं करता है, वो बैंक के ऊपर निर्भर है। जी। और दूसरा सर, इसमें नहीं था ना काट के भेज दिए इकट्ठे ही, तो उसका क्या होएगा? नहीं समझ नहीं आया, क्या करें आप? इस महीने तो चेक काट के भेज दिया, अभी आपने चालान भेजा था हमें, हाँ जी, हाँ जी। तो उसका क्या बनेगा? उसमें तो कोई 1%। बात नहीं, उसको ठीक करवाएंगे बाद में। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक। अच्छा, अभी ये 94 C6C ये नहीं आएगा इसमें? नहीं, वो पुराने अगर 2025 से पहले का बना होगा, 31 मार्च 2026 से पहले की आगे से हम छांट के 1% वाले अलग और 2% वाले अलग वो चालान ले लेंगे आपसे। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके तो हिसाब 2 से चालान बन जाएंगे। जी, ठीक ठीक। हाँ जी। 2 ही चेक काट देंगे। हाँ, एक हमारा ये सेल ऑफ स्क्रैप है, तो 6C इसमें आ गया, 6C खत्म हो गया 394 में, इसमें ऐड हो गया, ये 2% कटेगा सेल ऑफ स्क्रैप। 2% कटेगा। हाँ जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अपना समय देने के लिए।